सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। तालिबान ने अफगानिस्तान में विरोध प्रदर्शन पर बैन लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद विरोध प्रदर्शन जारी है। काबुल में आज भी महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। तालिबान आतंकियों ने प्रदर्शनकारी महिलाओं के साथ ही कवरेज कर रहे पत्रकारों की जमकर पिटाई की। तालिबान की अंतरिम सरकार बनने के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ अफगानी लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। करीब 1000 प्रदर्शनकारी अल्लाहू अकबर के नारे के साथ ये भी बोलते सुने गए कि उन्हें स्वतंत्र सरकार चाहिए, हमें पाकिस्तान की कठपुतली सरकार नहीं चाहिए। तालिबान ने बैन को तोड़ने वालों को गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। अफगानिस्तान के छात्रों ने कहा है कि वो तालिबान की नई सरकार के आने के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहेंगे। क्लासरूम में महिला और पुरुष छात्रों के अलग अलग बैठने की व्यवस्था की उन्होंने आलोचना की। उधर पंजशीर में अहमद मसूद का एंटी तालिबान मोर्चा नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने दावा किया है कि वो जल्द ही अपनी कैबिनेट का ऐलान करेंगे। अफगानिस्तान संकट के बीच एनएसए अजित डोवल और रूस के एनएसए निकोलाई पेत्रुशेव के बीच दिल्ली में अहम बैठक हुई। बैठक में अफगानिस्तान पर विस्तार से चर्चा हुई। अफगानिस्तान में हिंदू सिखों के मौजूदा हालात पर भारत ने चिंता जताई। अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान के आतंकी गुटों पर बैठक में चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बैठक को लेकर जानकारी दी। बाद में निकोलाई पेत्रुशेव ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने आतंक और आतंक को स्पॉन्सर करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की जरूरत पर बल दिया। तालिबान को मान्यता देने के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने साफ कर दिया है कि देशों को मान्यता देने में उसकी कोई भूमिका नहीं होती। जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने तालिबान की नई सरकार के पक्ष में खुलकर वकालत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है तालिबान इस्लामी उसूल के हिसाब से शासन करेगा और सबके साथ इंसाफ भी करेगा। मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे। वो इंसानी हकूक को मद्देनजर रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। वहीं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भरोसा है कि तालिबान दुनिया के लिए नई मिसाल पेश कर सकता है। तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। विडंबना है कि जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में होता है तो वहां तो आप सेकुलरिज्म की बात करते हो और यहाँ मेजॉरिटी में वहां इस्लामिक रूल की बात करते हो। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने तालिबान और पाकिस्तान के समर्थक नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार की सुरक्षा मामलों की समिति ने इस खरीद को मंजूरी दी है, जिसके तहत 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट के साथ तैयार किया जाएगा। सभी एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर प्राइवेट कंपनी की तरफ से तैयार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सत्र 2022-23 के लिए रबी की 6 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नए न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुताबिक मसूर की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 5,500 रुपए, सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 5,050 रुपए, चने की एमएसपी 130 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 5,230 रुपए, गेहूं की एमएसपी 40 रुपए बढ़कर 2,015 रुपए, जौ की एमएसपी 35 रुपए बढ़कर 1,635 रुपए और सूरजमुखी की एमएसपी 114 रुपए प्रति क्विंटल बढ़कर 5,441 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए ट्विटर पर लिखा कि इस फैसले से अन्नदाताओं के लिए अधिकतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे। वहीं कई प्रकार की फसलों की बुआई के लिए भी उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। कुछ लोग ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है और हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है एमएसपी थी, है और रहेगी। करनाल में धरने पर बैठे किसानों और प्रशासन के बीच बैठक बेनतीजा रही।
जिसके बाद किसानों ने धरना जारी रखने का ऐलान किया है। महीने से नहीं मान रही, वो एक दिन में मान जाएगी। अभी तो ये आंदोलन पूरे देश भर में होंगे। करनाल मिनी सचिवालय के बाहर किसान कल से धरने पर बैठे हैं और इस दौरान प्रशासन के साथ उनकी कई दौर की वार्ता नाकाम रही है। किसान 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसमें एक किसान की मौत का आरोप है। किसानों की मांग है कि एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और निलंबित किया जाए। मृतक किसान के परिवार को 25 लाख का मुआवजा मिले और घायल किसानों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आगे जो और दौर बातचीत के होंगे उससे निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकले। इस बीच प्रशासन ने करनाल को छोड़कर बाकी सभी जिलों में इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया है। अगले साल फरवरी मार्च में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यूपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का, गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का, देवेंद्र फडणवीस को गोवा का और भूपेंद्र यादव को मणिपुर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी ने खास तैयारी की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं। ये नाम है अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, सरोज पांडे, कैप्टन अभिमन्यु, अन्नपूर्णा देवी और बिहार से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर। हमारी रणनीति इस तरह की रहेगी कि डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये हमारे 2 आधार रहेंगे। इसके आधार पर ही हम जनता के बीच में जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी 14 सितंबर को अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के भवन का शिलान्यास करेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ का दौरा किया। योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी का मॉडल देखा और जिस जगह पर यूनिवर्सिटी के भवन का निर्माण होगा वहां का दौरा भी किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के लिए योगी सरकार ने अलीगढ़ में 50 एकड़ जमीन दे दी है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। सरकार फंड जारी कर चुकी है और जमीन भी अधिग्रहित की जा चुकी है। परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और अन्य रोजगारपरक कार्यक्रमों के साथ ही एक विश्वविद्यालय और इस क्षेत्र के विकास का एक धुरी बनेगा। जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह हाथरस के राजा थे और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन दान दी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने पर ईडी पर जमकर बरसी। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि जब कोलकाता में ही ईडी का दफ्तर है तो अभिषेक को पूछताछ के लिए दिल्ली क्यों बुलाया गया। उन्होंने बीजेपी की तुलना दुर्योधन और दुशासन से की। कुरुक्षेत्रेर युद्धेও दुर्योधन दुःशासनও এতটা খারাপ ছিল না মনে হয়। এই দুর্যোধন দুঃশাসন থেকেও ভয়ঙ্কর দানবীয় শক্তি, পাশবিক শক্তি, अमानविक शक्ति, अशुभ शक्ति। ममता बनर्जी 10 सितंबर को भवानीपुर से पर्चा भरेंगी। भवानीपुर में 30 सितंबर को विधानसभा उपचुनाव होना है। उधर पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर पर 3 देसी बमों से हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। बीजेपी ने भी इस हमले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल में सरकार चल रही है, पश्चिम बंगाल में, या गुंडों और अराजकता की बहार चल रही है। तो निश्चित तौर से एक बात समझ लेना चाहिए कि टीएमसी की शपथ ग्रहण के साथ ही साथ गुंडों और अराजक तत्वों के अराजकता और उद्दंडता को की गारंटी बन गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.